जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो अक्सर हम दो गुटों में बढ़ जाते हैं। पहला वो जो ये कहता है कि विकास 2014 के बाद शुरू हुआ है, और दूसरे वो लोग जो ये कहते हैं कि विकास 2014 के बाद अगर शुरू हुआ है लेकिन उसकी नींव तो 2014 से पहले रखी गई थी। आखिर असलियत क्या है? क्या सच में 2014 के बाद विकास हो रहा है या 2014 के पहले विकास होता था? क्या वाकई हाईवेज और रोड बनने की स्पीड डबल ट्रिपल हो गई है? क्या हमारा डिजिटल पेमेंट सिस्टम दुनिया में सबसे बेस्ट है या फिर सिर्फ स्कीम के नाम बदले गए और स्कीम्स की जगह स्कैम्स हो रहे हैं? जानेंगे आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम किसी भी पार्टी की साइड नहीं लेंगे। आज हम रॉ डेटा, फैक्ट और रियलिटी पर बात करेंगे। आज हम कंपेयर करेंगे कांग्रेस के 10 साल यानी 2004 से 2014 तक और बीजेपी के 10 साल यानी 2014 से 2024 तक। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के विकास का एक हॉनेस्ट एनालिसिस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशुल चौरसिया और स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। अपने इन 5 पॉइंट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पर। किसी भी देश की तरक्की की पहली निशानी होती है वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर में मेन रोल निभाता है देश का रोड और हाईवे डेवलपमेंट। 2014 तक भारत में लगभग 91,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज थे और कांग्रेस के टाइम पर रोड बनने की स्पीड एवरेज 10 से 12 किलोमीटर पर डे थी। वहीं बीजेपी के आने के बाद लगभग 1,46,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई के नेशनल हाईवेज बन चुके हैं और इनके बनने की स्पीड बढ़कर के 28 से 37 किलोमीटर पर डे तक पहुंच गई है। इसके अलावा क्वालिटी में भी बदलाव आया है, फिर चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इसके बाद अब आते हैं रेलवेज पर। कांग्रेस सरकार का मेन फोकस कनेक्टिविटी और ब्रॉड गॉज कन्वर्जन पर था, ताकि जिससे ट्रेन भारत के हर कोने तक पहुंच पाए। लेकिन जब बीजेपी की सरकार बनी तो बीजेपी ने फोकस शिफ्ट किया मॉडर्नाइजेशन और स्पीड पर। जहां पहले इलेक्ट्रिफिकेशन की स्पीड स्लो थी, वहां अब लगभग पूरा नेटवर्क इलेक्ट्रिक हो चुका था। पहले ट्रेन ठीक ठाक थी, पर अब ट्रेन में भी लग्जरी और कंफर्ट हो गया है। वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन ने तो इंडियन रेलवे का चेहरा ही बदल दिया। हालांकि टिकट के दामों में भी काफी बदलाव हुआ है। टिकट पहले से थोड़े ज्यादा महंगे हो गए हैं, पर सुविधाओं के मामले में देखा जाए तो प्राइस वर्थ इट है। इसके अलावा एयरपोर्ट और एविएशन की बात करें तो 2014 के पहले बड़े शहरों तक ही फ्लाइट्स लिमिटेड थीं। आम आदमी इसमें सफर नहीं कर पाता था क्योंकि फ्लाइट के टिकट बहुत ज्यादा महंगे थे। लेकिन 2014 के बाद जब बीजेपी सरकार ने उड़ान स्कीम लॉन्च की तो टियर 2 और टियर 3 सिटीज में भी एयरपोर्ट्स बने। 2014 तक पूरे देश में कुल 74 हवाई अड्डे थे, जो कि अब बढ़ के 140 से ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन एक चीज हमें नहीं भूलना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए लिया गया लोन और बढ़ते हुए टोल टैक्सेस आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहे हैं। अब बात करते हैं उस बदलाव की जो हर आम आदमी के पॉकेट से जुड़ा हुआ है। आपको याद है 2014 से पहले का वो दौर जब 1 GB डेटा 250 से 300 रुपए में मिलता था, और आज वही डेटा 10 रुपए से कम की कीमत में मिल जाता है। इस सस्ते डेटा ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा डेटा कंज्यूमर बना दिया है। आज दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट हमारे भारत देश में ही मिलता है। लेकिन इन सब चीजों के अलावा असली गेम चेंजर बना हमारा यूपीआई सिस्टम। कांग्रेस के टाइम पर आधार की नींव रखी गई थी, जो एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन बीजेपी ने उसे जैम ट्रिनिटी यानी कि जनधन आधार और मोबाइल से जोड़कर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया कि आज सड़क पर सब्जी बेचने वाला हो या बड़ा शोरूम वाला, सब यूपीआई यूज कर रहे हैं। आज अगर हमारे पास कैश ना भी हो तो हम अपने मोबाइल फोन के यूपीआई ऐप का यूज करके पेमेंट ले और दे सकते हैं। जैसे 2014 के पहले भारत में लगभग 25 करोड़ इंटरनेट यूजर्स थे और 2014 के बाद आज ये संख्या 95 से 100 करोड़ के पार पहुंच गई है, जिनमें से 80 से 90% रेगुलर इंटरनेट यूजर्स हैं। आज पूरी दुनिया के 40% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस अकेले भारत में होते हैं। हमने डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में यूएस और चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। 2014 के पहले इंटरनेट सिर्फ शहरों तक सीमित था, लेकिन 2014 के बाद भारत नेट प्रोजेक्ट जो NOFN के नाम से शुरू हुआ था, उसके तहत अब 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायत तक हाई स्पीड फाइबर नेट पहुंच चुका है। आज हर गांव, हर कस्बे में इंटरनेट बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन डिजिटल होते भारत के साथ साइबर फ्रॉड्स भी बढ़े हैं। इसलिए हम जितनी तेजी से डिजिटल हुए उतनी ही तेजी से हमें अपने साइबर सिक्योरिटी पर भी काम करने की जरूरत है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो हर घर की कहानी और जो हर किसी की जेब से जुड़ा हुआ है, इकोनॉमी और महंगाई की। पहले बात करते हैं जीडीपी का, क्योंकि जीडीपी के नंबर्स ही सरकार की परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा पैमाना होते हैं। अगर हम बात करें 2013-14 यानी कि जब कांग्रेस की यूपीए 2 सरकार का आखिरी साल था, उस टाइम भारत की जीडीपी लगभग 1.86 ट्रिलियन डॉलर से 2.04 ट्रिलियन डॉलर के बीच में थी। अगर रुपए में बात करें तो ये लगभग 112 लाख करोड़ से 113 लाख करोड़ के आसपास थी। लेकिन 2014 के बाद से लेकर अब तक
भारत लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर से 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुका है। रुपीस में ये लगभग 300 प्लस लाख करोड़ की इकोनॉमी बन चुका है। 2014 में भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी था, लेकिन आज 2026 में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। 2014 में जब कांग्रेस ने सरकार छोड़ी तब भारत 2 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ 10वें नंबर पर था। पिछले 10 सालों में चैलेंजेस और कोविड के बावजूद भारत ने अपनी इकोनॉमी को डबल किया और हम अब 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के करीब है और दुनिया की 4th सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ जीडीपी बढ़ने से ही काम नहीं चलता। हमें यह भी देखना होगा कि हमारी पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है। 2014 में पर कैपिटा इनकम लगभग 80,000 रुपए थी, जो अब बढ़कर 1,70,000 से ऊपर निकल गई है। यानी कि आम आदमी की आमदनी कागजों पर तो बढ़ी है, लेकिन क्या वो महंगाई के बराबर पहुंच पाई है? इसका जवाब आप लोग दीजिए। सिर्फ नंबर देख करके लगता है कि आदमी की आमदनी डबल से ज्यादा हो गई है, लेकिन इसके भी दो पहलू हैं। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। इनको भी जानना बहुत जरूरी है। अगर पॉजिटिव साइड की बात करें तो पिछले 10 सालों में लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ी है, मिडिल क्लास का दायरा बढ़ा है, लोग गरीबी से बाहर आए हैं, डिजिटल इकोनॉमी और नए स्टार्टअप कल्चर ने कमाई के नए रास्ते खोले हैं। लेकिन हमें दूसरे साइड यानी कि नेगेटिव साइड को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब 2014 में आमदनी 80,000 रुपए थी, तब दूध, पेट्रोल और राशन के दाम भी काफी कम थे। आज आमदनी बढ़ी है तो खर्चे भी कई गुना बढ़ गए हैं। अभी जो मैंने आपको बढ़ी हुई इनकम दिखाई, एक्सपर्ट्स के हिसाब से वो एक एवरेज इनकम है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी की इनकम उतनी ही है या फिर उतनी बढ़ी है। अमीरों और गरीबों के बीच का फासला भी पिछले 10 सालों में काफी बढ़ा है। अब सवाल ये है कि ये बढ़ी हुई आमदनी क्या बढ़ी हुई महंगाई को झेलने के लिए काफी है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। अब बात करते हैं उन योजनाओं की जो सीधे गरीबों की जिंदगी बदलती है। योजनाओं के मामले में दोनों सरकारों का अपना अलग अलग मॉडल रहा है। कांग्रेस के टाइम पर इंदिरा आवास योजना चलती थी, जो कि गरीबों को घर मुहैया कराती थी, जो काफी लिमिटेड लोगों को मिल पाता था। लेकिन बीजेपी ने इसे पीएम आवास योजना में बदला और इसका स्केल काफी बड़ा किया। डेटा के अनुसार 2014 के पहले लगभग 2.5 करोड़ घर बनाए गए, जिसमें सिर्फ 20 स्क्वायर मीटर का एक छोटा कमरा होता था और जिसके लिए 70 से 75 हजार रुपए की सहायता राशि सरकार की तरफ से प्रदान की जाती थी, जिसमें सिर्फ घर का ढांचा ही मिलता था। लेकिन वहीं 2014 के बाद बीजेपी सरकार में लगभग 4 करोड़ प्लस घर बनाए गए, जो कि 25 स्क्वायर मीटर का बड़ा कमरा प्लस किचन के साथ साथ बिजली और गैस का कॉम्बिनेशन भी दिया जा रहा है। और इसके लिए सरकार की तरफ से 1,20,000 से 1,30,000 तक की धनराशि सहायता स्वरूप प्रदान भी की जा रही है। अगर स्पीड और स्केल की बात करें तो कांग्रेस ने 10 साल में 2.5 करोड़ से ज्यादा घर बनवाए, जबकि बीजेपी ने स्केल बढ़ा करके 4 करोड़ प्लस का आंकड़ा पार किया। बीजेपी की स्पीड इसलिए ज्यादा रही क्योंकि उन्होंने जियो टैगिंग और डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का यूज किया, जिससे पैसा सीधे खाते में गया और करप्शन कम हुआ। क्वालिटी की बात करें तो इंदिरा आवास योजना में शिकायतें आती थी कि घर कच्चा है या सिर्फ कमरा है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का हाउस की डेफिनेशन को सख्त किया और साथ में टॉयलेट भी जरूरी कर दिया गया। 2014 के पहले जब घर मिलते थे तो अक्सर सरपंच या लोकल नेताओं का हाथ होता था, जिसकी नेताजी से जान पहचान होती थी, उसे घर मिल जाता था। लेकिन अब सेक्ट 2011 यानी कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के डेटा से बेनिफिशियरी चुने जाते हैं, जो ज्यादा ट्रांसपेरेंट माना जाता है। सेक्ट 2011 एक देशव्यापी सर्वे था जिसने हर परिवार की हालत रिकॉर्ड की थी, जैसे कि उनके पास कितने कमरे का घर है, घर की छत कैसी है, कच्ची या पक्की, घर में कोई गाड़ी है या नहीं, या फिर घर में कोई नौकरी करता है या नहीं। जिसके बाद अब सिस्टम खुद ब खुद डिसाइड करता है कि कौन गरीब है और किसे घर मिलना चाहिए। इसमें अब नेताजी चाह करके भी अमीरों का नाम इस लिस्ट में ऊपर नहीं ला सकते थे। इसमें कुछ एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी हैं, जिसमें इस सेंसस से उन लोगों को ऑटोमेटिक लिस्ट से बाहर कर दिया जाता था जो इसकी पात्रता को मैच नहीं करते थे, जैसे जिनके पास 2 व्हीलर, 3 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर गाड़ी है, जिनके पास 50,000 लिमिट के ऊपर किसान क्रेडिट कार्ड है, जिनके घर में कोई सरकारी नौकरी वाला आदमी है जो इनकम टैक्स भरता है। ऐसे लोगों को इस योजना में शामिल नहीं किया जाता है। इस डेटा से गरीबों की एक रैंकिंग बनती है, जो सबसे ज्यादा मजबूर है उसका नाम ऑटोमेटिक लिस्ट में ऊपर आ जाता है। इसके अलावा जियो टैगिंग की वजह से धांधली खत्म हुई। पहले कागजों पर तो घर बने होते थे, लेकिन असलियत में घर नहीं होते थे। अब सेक्ट डेटा के साथ जियो टैगिंग होती है, यानी घर बनने के हर स्टेज, न्यू, दीवार, छत बनने तक ऑफिसर को वहां की फोटो अपलोड करनी पड़ती है, वो भी जीपीएस लोकेशन के साथ। इससे फेक हाउसेस और फ्रॉड एक्टिविटीज की चीजें खत्म हुई और नेताओं
नेताओं के चक्कर भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर यह कहना गलत नहीं होगा कि इस स्कीम की नींव कांग्रेस ने रखी थी। हाँ, इसे बढ़ाया बीजेपी ने। अब अगर बात करें हेल्थ केयर यानी कि स्वास्थ्य की, तो कांग्रेस ने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के जरिए गांव तक डॉक्टर पहुंचाने पर जोर दिया, लेकिन बीजेपी ने आयुष्मान भारत योजना लाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो 55 करोड़ लोगों को साल का 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज देती है। आज तक करोड़ों लोग इसका फायदा उठा चुके हैं। अगर रोजगार की बात करें तो मनरेगा कांग्रेस की सबसे बड़ी देन है। शुरुआत में बीजेपी ने इसकी काफी ज्यादा आलोचना की थी, लेकिन कोविड के टाइम पर गरीबों का ये सबसे बड़ा सहारा बनी। बीजेपी ने इसे बंद नहीं किया, बल्कि इसका बजट कई गुना बढ़ा करके इसे एसेट क्रिएशन जैसे तालाब खुदवाना, सड़क बनवाना जैसे चीजों में लगा दिया। इसके अलावा कांग्रेस ने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, लेकिन बीजेपी ने जनधन योजना के जरिए 50 करोड़ से ज्यादा नए बैंक अकाउंट खुलवाए। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि अब सरकारी सब्सिडी बिना किसी लीकेज के सीधे लोगों के बैंक अकाउंट में जाती है। वीडियो के लास्ट में बात करते हैं उस टॉपिक की जिसने भारत को इंपोर्ट करने वाले देश से एक्सपोर्ट करने वाला देश बना दिया। कांग्रेस के वक्त इंडिया मेजरली आईटी, बीपीओ जैसी सर्विसेज पर डिपेंड था, लेकिन 2014 के बाद मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम ने पूरा गेम बदल दिया। सबसे बड़ा उदाहरण है मोबाइल फोन्स का। 2014 के पहले तक भारत में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, जो कि 2014 से अब तक बढ़कर 300 से ज्यादा हो चुकी हैं। आज आप जो आईफोन या सैमसंग यूज कर रहे हैं वो काफी हद तक मेड इन इंडिया है। हम दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल प्रोड्यूसर बन चुके हैं। अगर डिफेंस की बात करें, एक वक्त था जब हम छोटी बड़ी गन और टैंक के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड थे, लेकिन पिछले 10 सालों में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 34 गुना बढ़ गया है। आज हम ब्रह्मोस मिसाइल और तेजस जेट जैसी चीजें दुनिया को बेच रहे हैं। 2024 में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड 21,000 करोड़ के पार निकल गया। अगर बात करें हम फॉरेन पॉलिसी की, तो आज भारत का पूरी दुनिया में दबदबा है। कांग्रेस के वक्त हमारी फॉरेन पॉलिसी नॉन अलाइंड यानी थोड़ी साइलेंट रहती थी, लेकिन आज भारत की फॉरेन पॉलिसी इंडिया फर्स्ट और असर्टिव है। G20 की कामयाबी हो, रसिया यूक्रेन वॉर के बीच सस्ता तेल खरीदना हो, या वैक्सीन मैत्री के जरिए दुनिया की मदद करनी हो, इन सब में भारत आगे रहता है। भारत आज सिर्फ फॉलोअर नहीं, एक लीडर बनकर उभर रहा है। बाकी डेटा बताता है कि कांग्रेस ने नींव रखी और बीजेपी ने उस नींव को आगे बढ़ाया और उसे स्केल किया, टेक्नोलॉजी से जोड़ा। ये था इन दोनों के बीच एक ऑनेस्ट कंपैरिजन। बाकी आप कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी सरकार का काम ज्यादा अच्छा लगता है, कौन सी सरकार हमारे देश के लिए ज्यादा अच्छी है। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।